अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन नया दिन है हफ्ते का। उम्मीद यही है कि आज का हफ्ता और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगी, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर अ वेरी सक्सेसफुल मास्टर क्लास इन कराची। आई हैड अ ब्रिलियंट लाइनअप ऑफ स्टूडेंट्स और इसमें प्रोफेशनल्स भी थे, ज़्यादातर मेरे ख्याल में प्रोफेशनल्स ही थे और कुछ फुल टाइम स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हम थीम्स डिस्कस करते हैं वो कितनी रेलेवेंट हैं। द काइंड ऑफ प्रेशर्स पीपल आर फेसिंग इज़ एक्चुअली माइंड बॉगलिंग। मैं आपको बताऊं कि मेरी मास्टर क्लास का टाइटल था फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और मुझे ये लगता था कि आम तौर पे लोग जब आते हैं तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, किस तरह वो लोगों के सामने प्रेजेंट करें अपनी बात को, अपने आइडिया को ज़्यादा इफेक्टिव तरीका, उसकी फिनिशिंग जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये जानकर हैरत हुई कि तकरीबन 90% ऑफ द क्लास was more focused on confidence building, यानी किस तरह हम अपने अंदर वो एतमाद बहाल करें, किस तरह हम ज़्यादा अपनी शख्सियत को पुरएतमाद तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने इसमें जो मेरा फोकस होता है कि पहले लोगों से ये समझूं कि उनके जहन में कॉन्फिडेंस की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, वो किस चीज़ को पुरएतमाद होना समझते हैं। और यकीन कीजिए बड़े ही रेगुलर जवाब जो हम सब समझते हैं एक वक्त में कि जी अगर मुझे अंग्रेज़ी ज़बान आती हो, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, अगर मैं एतमाद की जो वजह है, जो रीज़न्स एतमाद की हम कहते हैं, उसमें हम समझते हैं कि ये मटीरियल चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कि आज अगर मेरे हालात बेहतर हो जाए, मुझे कामयाबी मिले, लोग मुझे सराहें, तो अपने आप में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दैट्स एक्चुअली द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दैट। पहले आप में कॉन्फिडेंस आता है, पहले आप लोगों को अपनी तरफ रिझाते हैं एंड दैट एड्स टू द मटीरियल थिंग्स। दैट लीड्स अस टू द बिग क्वेश्चन कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है और सेल्फ यानी खुदी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपसे आपकी तमाम मटेरियल वेल्थ छीन ली जाए, आज जिस गाड़ी पे, बंगले पे, बैंक बैलेंस पे, टाइटल पे, ओहदे पे आप नाज करते हैं, अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो, क्या फिर भी आपकी शख्सियत में एतमाद होगा? क्या आप फिर भी दुनिया को फेस कर पाएंगे, उनके सामने अपनी चीज़ों को रख पाएंगे? यहाँ पे आके सवाल ट्रिकी हो जाता है बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट्स नॉट पॉसिबल। हमने इसी पे काम किया एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट केम थ्रू वो ट्रूली इंस्पायरिंग। यानी मेरी मुलाकात एक यंग स्टूडेंट से हुई जो हाफिज़ कुरान भी था और साथ साथ उसके पास अपना जो यानी वो A लेवल्स उस पर कर रहे हैं तो फुल स्कॉलरशिप उसको स्कूल ने दी हुई है। एंड कहीं ना कहीं उस बच्चे के जहन में ये ख्याल है कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई पे मेहनत जारी ना रखी तो क्या पता मैं अपनी स्कॉलरशिप खो दूँ, और अगर मैंने अपनी स्कॉलरशिप खो दी तो जाहिर सी बात है इसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे होगा। सो दीज थिंग्स रियली कम आउट एंड दे ऐड टू द प्रेशर। लेकिन आई थिंक दैट द टिप्स वर यूजफुल फॉर द पार्टिसिपेंट। मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ भी वो शेयर करूँ एंड आई थिंक इससे मुझे एक और आइडिया ये मिला है कि आई मे बी नीड टू हैव मंथली सेशंस, वीकली सेशंस ओनली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ताकि एटलीस्ट लोग आकर अपने दिल की बात कर सकें, अपना मसला बयान कर सकें एंड होपफुली कुछ सीख सकें उन मसलों को बेहतर तरीके से हल करने के लिए। जरा एक नजर डालते हैं जी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ल्ड राउंड अप। जी, और अभी तक हम इस मसले को उतनी अहमियत नहीं दे रहे। हमें लगता है कि रस्मी अंदाज में हमारे लीडर्स बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा इशू जिसमें आप देख सकते हैं ये बड़ी कमसिन बच्ची है लेकिन पूरी दुनिया में इसने धूम मचाई हुई है एंड शी इज़ मैनेज टू गैदर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 200 कंट्रीज़, यानी 200 ममालिक से लोगों को इकट्ठा किया है कि दिस इज़ द वर्ल्ड वी आर लीविंग टू देम। यानी हमारे पास एक अमानत थी ये दुनिया, ये कुदरती वसाइल, लेकिन इसका हमने किया क्या? इस वक्त हम अगर अंटार्कटिका तक की बात करते हैं, आर्टिक तक की बात करते हैं, वहाँ तक हमारे समंदरों में जो हमने प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें डंप की हैं वहाँ तक पहुँची हुई। माहौलियाती मौसमियाती तब्दीली इस कदर है कि हम देख सकते हैं कि जो सरसब्ज और शादाब हमारे बागात होते थे, फसलें होती थी, वहाँ पे इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है एंड यू नो दैट लैंड इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनकल्टिवेटेबल। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा अपना पीने का पानी, यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं, यानी पाकिस्तान की बात की जाए, हमारे सबसे बड़े शहर लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, हमारे आबो हवा सांस लेने तक के काबिल नहीं है। आई थिंक ये लम्हा फ़िक्रिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज दूसरे भी मौज़ूआत हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारे बहुत सारी जो एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्किन का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, हेल्थ कंडीशंस हो जिनको हम मैनेज करना चाहते हैं। यू कैन सी द होल वर्ल्ड इज़ नाउ ट्राइंग टू गो ऑर्गेनिक। कल परसों बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्ट, शी ओन्स हर ओन सैलॉन, हमारे साथ मौजूद थी एंड शी इज़ डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज, नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा स्किन अगर ड्राई हो रही है या बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस उसमें फील हो रही है, हेयर फॉल हो रहा हो, तो क्या करें, विच ऑफ दी ट्रीटमेंट्स आर द बेस्ट। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट्स को छोड़ें, गो ऑर्गेनिक, तेल लगाएं, पानी का अपना ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें। तो मुझे ख्याल आया कि बहुत सारे लाइफ हैक्स आपके लिए कंडीशंस को मैनेज करना आसान हो जाता है इफ़ यू गो दी ऑर्गेनिक वे एंड इफ़ यू लुक एट योर किचन कैबिनेट या लुक एट द हर्ब्स। आज हम जो एवरीडे हमारे इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल विंटर से रिलेटेड एक बड़ी कॉमन बात यह है कि नज़ला ज़ुकाम फ्लू के बाद आप जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं सबसे ज़्यादा इज़ ड्राई स्किन। सो व्हाट कैन वी डू एंड हाउ कैन वी लुक टूवर्ड्स हर्बल रेमेडीज़ फॉर इट। क्या हमारे पास कोई ऐसे घरेलू चीज़ें मौजूद हैं या अल्लाह ताला ने कुछ मुफीद फ़ायदे हमारी एवरीडे यूज़ की वाली हर्ब्स में रखे हैं जिससे हम इस मसले को निपट सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज, रिनाउंड हर्बलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा वक्त निकालने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो मौसम में फाइनली तब्दीली आई है। वैसे तो कल मैंने स्टेटस लगाया था कि कराची में सर्दी के या विंटर्स के औकात हैं शाम 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक। बिल्कुल, वो बस थोड़ी देर के लिए ठंड आती है लेकिन स्किन पूरा वक्त ड्राई रहती है। सो दिस ड्राइनेस, हाउ कैन वी डील विद इट? कोई रेमेडी? सबसे पहले तो हम रेमेडीज से पहले हम एहतियात ज़रूरी होती है कि कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर एहतियात है तो एहतियात करनी। हमारे यहाँ ख़वातीन ज़्यादातर, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगी कॉन्शियस वो ज़्यादा होती हैं, अब तो खैर मर्द भी हो रहे हैं, लेकिन ये कि हमारी स्किन, हम एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं और जज नहीं करते पहले तो अपनी स्किन को। हम कोई एक प्रोडक्ट यानी छोटा सा एक फेस वॉश भी परचेज़ करने जाते हैं, हमें नहीं पता होता वो हमारी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा, वो हम परचेज़ कर लेते हैं। आपको नहीं पता आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, टी जोन है, आप उस हिसाब से अपनी परचेजिंग नहीं करते हैं या कोई एप्लीकेशन नहीं करते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं देखती हूँ, मैंने 1-2 प्रोग्राम्स इसके कंडक्ट किए थे, नोइंग योर स्किन टाइप, और बिल्कुल हुमैरा ने सही कहा कि अगर आप किसी से आमतौर पे पूछें कि आपकी स्किन कैसी है, मिसाल के तौर पे आप एक सैलॉन में गई हैं, वहाँ पे अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, फेशियल लेना है, मसाज लेनी है या आप थ्रेडिंग भी करा रहे, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, आपकी स्किन टाइप का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डिस्टिंक्शन हम करना चाहेंगे ड्राई स्किन में और डिहाइड्रेटेड स्किन में क्या फ़र्क होता है, हुमैरा आपके ख्याल में? ड्राई स्किन जो होती है बेसिकली आप खुद फील कर रहे थे कि ड्राइनेस आ रही है या रिंकल्स उस पर फील हो रहे हैं, और जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है वो सबसे पहले आप देखेंगे वो एरिया पिगमेंटेटेड होना शुरू हो जाता है। आपका जो सीबम होता है आपकी स्किन के नीचे, जब वो एक तरीके से ख़त्म होने लग जाता है उस पैच एरिया की तरफ से, तो वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, यानी आपकी वाटर रिटेंशन जो वो ख़त्म हो रही है उस जगह से। इसको अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए आसान कर दें तो ड्राई स्किन तो आपकी एक नेचुरल स्किन कंडीशन है, जैसे नॉर्मल होती है, ऑयली स्किन होती है जिसमें नेचुरली सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो ऑयली है। नॉर्मल इज़ अ गुड बैलेंस। टी जोन का यहाँ पे जिक्र करी थी, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है कि आपके चीक्स पे, चिन पे, ये जो जगह है ये आपकी नॉर्मल है, लेकिन आपका टी जोन यानी आपका माथा और ये जो एक टी का निशान बनता है ये ज़्यादा अगर जिसको कहना चाहिए कि ऑयली हो रहा है। बट ड्राई स्किन इज़ नेचुरली ड्राई। हम लोग जो अपने साथ करते हैं जुल्म के, हम चाय ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, या जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से जब आप अपनी स्किन के जो फ्लूइड्स एंड वाटर को ख़त्म करते हैं दैट बिकम्स डिहाइड्रेटेड। तो दोनों का ट्रीटमेंट फ़र्क है। डिहाइड्रेटेड हमने खुद अपने मुसल्लत की है, तो पानी ज़्यादा पिए, फ्लूइड्स पिए, जूसेस पिए, एंड इट विल गेट बेटर। सबसे बिल्कुल विटामिन सी। और जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए आप कहती हैं डाइट से कोई फ़र्क पड़ेगा हुमैरा या टॉपिकल एप्लीकेशन? देखिए, जब इस सीजन में ड्राइनेस आ रही होती है तो आपने देखा होगा नट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो इसीलिए किया जाता है कि आपकी स्किन के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है उसके लिए कहा जाता है कि आप वो जरूर लीजिए। उसके अलावा हमारा इस सीजन में जो गर्म पानी इस्तेमाल हो रहा होता है जिससे हम चेहरा भी धोते हैं, बॉडी भी वॉश कर रहे होते हैं, और खास तौर पे सर के बाल भी, उसमें आपने देखा होगा उसकी वजह से और ज्यादा ड्राइनेस फील होती है। सो दिस इज अ वेरी गुड टिप टू हैव कि आपको जाहिर सी बात है दिल तो चाहता है कि सर्दियों में गरम पानी हो, लेकिन ज्यादा गर्म पानी आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई करता है। कोशिश ये करें कि चेहरे को और बाल को आप नॉर्मल पानी से वॉश करें। बॉडी जब आप वॉश कर रहे होते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि लास्ट में जो मग होता है उसमें पानी में आपने 2 कतरे या 3 कतरे आपने ग्लिसरीन के डाले,
पूरी बॉडी पे आप उसको डाल लीजिए, आप देखिएगा आपको कोई बॉडी लोशन लगाने की भी जरूरत नहीं होगी ग्लिसरीन जब आप यूज करेंगे तो। अरे वाकई अगर आप लोशन नहीं लगाते और आप शावर लेके कोई कपड़े पहने तो आपको इचीनेस ज्यादा हो रही है और वो बाकायदा सफेद एक स्किन के ऊपर लग रहा होता है। सबसे ज्यादा आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो डिहाइड्रेटेड स्किन हो लेकिन वो सेंसिटिव भी है, यानी कोई भी लोशन अगर लगाएं तो फौरन ब्रेकआउट्स होते हैं, तब क्या करना चाहिए? उसके लिए बेहतरीन तो ये कि जो बहुत ज्यादा इंतहाई ड्राइनेस की तरफ जाती है उसमें हमें कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो अपनी लोशन या क्रीम्स में मिक्स करके अप्लाई करने हैं, तो क्रैक्स हो रही होती है स्किन, तो उसके ऊपर बेहतरीन आपके पास मॉइस्चराइजर बादाम का तेल है, आप उसमें किसी भी क्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप खाली भी लगा सकते हैं, सिंपल बादाम का तेल भी लगा सकते हैं। ये बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, आपकी जो पिगमेंटेटेड एरिया है उसको भी ये रिजॉल्व कर देगा। वंडरफुल टिप। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम कहते हैं ना कि जब आपने ये चीजें अप्लाई की और अक्सर लोग समझते हैं कि जी उसके बाद चिपचिप बहुत ज्यादा फील होगी, हाउ डू वी अवॉइड दैट? देखिए अप्लाई करने के बाद आप उसको हल्का सा वाइप आउट कर लीजिए, आपको खुद फीलिंग होगी। दूसरी चीज ये कि हम हमेशा ये बताते हैं कि स्किन जब ऑयली स्किन होती है तो हम उसमें कहते हैं कि मॉइस्चराइजेशन ज्यादा कीजिए, लेकिन जब ड्राई स्किन होती है तो उस पर मॉइस्चराइजेशन ज्यादा होती है। ऑयली स्किन को हम कोशिश करते हैं इस सीजन में आप जब भी लोशन लेने जाइए वाटर बेस्ड लोशन लीजिए ताकि आपकी स्किन क्लॉग ना हो। और अक्सर जो सेंसिटिव स्किन रिएक्ट करती है वो लोशन में मौजूद परफ्यूम पे रिएक्ट करती है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको बाजार में ऐसे लोशंस मिल जाएंगे, हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें परफ्यूम इस्तेमाल नहीं होता। जाहिर सी बात है उसमें वो फ्रेग्रेंस और वो खुशबू नहीं होती, लेकिन आपकी स्किन के लिए वो शायद ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन है। मैं घर में एक लोशन खुद अपना भी बना के रखती हूँ। आप सिंपली आप घर में रोज वाटर घर में बनाइए, बना बनाया ना लें, पेटल्स से बन जाता है, गर्म पानी में पेटल्स को डाल के रख दीजिए, जितनी भी पेटल्स आपने लेनी है, उसके बाद उसको मसल के वो पानी आप रेडी कर लीजिए। 100 ml रोज वाटर जो आपका रेडी हुआ है उसके अंदर आपने 20 ml ग्लिसरीन यूज करनी है और एक लेमन स्क्वीज करना है। ये लोशन बना के रख लें आप, हाथ पैर बॉडी जहां आप चाहें, आप देखिएगा आपकी स्किन भी सॉफ्ट रहेगी, आपका कलर, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है सर्दियों में लोगों के कलर भी डिम हो रहे होते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा, इसके ऊपर तो एक खास क्रीम ने अपना एक कॉम्बिनेशन भी निकाल लिया है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि अगर मॉइस्चराइजिंग की तरफ हम जाते हैं, अगर हम क्रीम्स अप्लाई करते हैं तो कम्प्लेक्शन डल हो जाता है आपको। और एक तो उसकी सबसे मेरे ख्याल में हमारा की टिप ये होनी चाहिए कि आप कभी भी चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा के धूप में ना निकलें, धूप पे ना जाए ऑब्वियसली। कि हम लोग धूप ले रहे होते हैं, कुछ भी मॉइस्चराइजर है क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजिंग ऑयल्स मौजूद होते हैं, जब आप धूप में जाते हैं तो वो बर्निंग की तरफ आ रहा है, तो चाहे वो सर्दी की धूप हो चाहे गर्मी की धूप हो। और बेस्ट ये है कि ये मॉइस्चराइजिंग, जो डीप मॉइस्चराइजिंग अगर आपने करनी है वो शाम के वक्त या रात के वक्त करें ताकि स्किन को हील करने का टाइम भी मिले, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रात में हो रही होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर बीइंग हियर। आई होप दैट दीज टिप्स आर गोइंग टू हेल्प यू। अब लेते हैं हम एक छोट, विल बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज हम कह रहे हैं सबसे आगे सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे हमारे चैंपियन से, यानी अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान से का। और आज जो हमारे मेहमान हैं इंडिविजुअली आप इनको मिल चुके हैं पहले, लेकिन एक शानदार कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे पहले आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं आज पाकिस्तान पे। अभी हाल ही में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में जो कि हुए नेपाल में, आप देख सकते हैं कि एक नहीं दो नहीं, हम बहुत सारे गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं, और शायद इसी वजह से सोने के भाव जरा बढ़ रहे हैं और नीचे नहीं आ रहे। आज आपको मिलवाते हैं उन चैंपियन से जो माशाल्लाह कराटे में दे हैव वॉन गोल्ड मेडल्स एंड दे आर हियर विद अस। और सारी तकलीफें, तमाम तर दुख और जितनी वो ट्रेनिंग की जो कड़ा इम्तिहान होता है उसको पसेपुश डाल देते हैं जब माशाल्लाह से ग्रीन जैकेट्स पहन के पाकिस्तानी परचम लहराकर ये गोल्ड मेडल लेके वापस लौटते हैं। तो यकीनन आपकी मुलाकात कराते हैं इन चैंपियन से। आइए मिलते हैं कुलसूम हजारा, सादी अब्बास एंड शहबाज खान से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पूरी तरफ से, आज नेटवर्क की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ब्रिलियंट टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान। और आपसे गुफ्तगू से पहले जरा लोगों को बताएं कितना डिफिकल्ट था ये मुकाबला और क्या बाजी मार के लेके आए हैं हमारे ये जवान। सबसे पहले इनके बारे में एक रिपोर्ट, लेट्स टेक अ लुक। नेपाल
नेपाल में 13वें साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स छा गए। नुमाया कारकर्दगी के हामिल कराटे गॉज का वतन वापसी पर हुआ शानदार इस्तकबाल। कराटे गॉज सादी अब्बास, कुलसुम हज़ारा और शहबाज खान ने मुखालफिन की एक न चलने दी। इवेंट में सादी अब्बास ने 2 गोल्ड मेडल्स, कुलसुम हज़ारा ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर, जबकि शहबाज खान ने भी 1 गोल्ड मेडल हासिल किया। हो रहा है ना फखर, आपको भी मेरी तरह का प्राउड फील कर रहे हैं, कॉलर ऊपर करने का दिल चाह रहा है। और आज जरा बात करते हैं इनसे, मैं तो ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन मुझे बताएं कुलसुम, आपकी मैं स्टेटस अपडेट भी देख रही थी, चोट भी लगी थी, आई सॉ द प्लास्टर ऑन योर नोज एज वेल। कैसा पूरा एक्सपीरियंस है और चोट के बारे में भी ज़रा हमें बताएं, क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है? ज़ाहिर है कराटे जैसे गेम करती हूँ तो इसमें चोट वगैरह तो लग जाती है, लेकिन मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस टूर्नामेंट में मुझे बहुत चोटें आई है। तो जब मैंने इंडिविजुअल फ़ाइट कर रही थी तो उसमें फ़र्स्ट टाइम मुझे चोट लगी, उसमें नेपाल की लड़की के साथ मेरी फाइनल थी, तो उसमें मेरी भी कुछ मिस्टेक्स थी और चोट भी लगी। फिर मैंने वो फाइट हार गई, देन काफ़ी मैं अपसेट थी। और फिर हमारी जो टीम सीनियर है सादी, इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि कुलसुम कल आपके पास जस्ट लास्ट चांस है, आप गोल्ड मेडल विन कर सकते हो आप लोग। तो बीइंग अ सीनियर मैंने सब लड़कियों को इकट्ठा किया जो हमारे टीम इवेंट था कल, तो उनको समझाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि देखो मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। और काफ़ी मोटिवेशन के बाद और उनको समझा के फिर अगले दिन हम काफ़ी मतलब लाइक एक जज्बा था, एक नए जज्बे के साथ। फिर जो हमारे कोच है सरशानू, उन्होंने कहा कि देखो जो कल हुआ उस चीज़ को भूल जाओ, आज एक न्यू डे है आपके पास। बताऊं कुलसुम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं गैदर कर रही हूँ वो टीम स्पिरिट है। आमतौर पे हम देखते हैं कि इंडिविजुअली माशाल्लाह हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, लेकिन व्हेन दे कम टुगेदर और एक दूसरे को बकअप करते, एक दूसरे को हौसला देते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आपने भी सादी का जिक्र किया। सादी, एक तो नंबर 1 बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपसे गुफ्तगू से पहले प्लेटफॉर्म के जरिए एक दफ़ा फिर जितने बाअसर लोग हैं उन तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी के साथ साथ सादी पहले भी जब शो में आए थे इन्होंने कहा था कि इनका इरादा है कि इंशाल्लाह ओलंपिक्स 2020 जो जापान में होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। इनकी तैयारी पूरी है, लेकिन आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में इस कैटेगरी में जब ओलंपिक्स में लोग पहुंचते हैं तो 9 टॉप फाइनलिस्ट होने चाहिए। तो उसके लिए ज़रा हमें सबको जोर लगाना पड़ेगा और साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सादी, वैसे कैसा फील किया साउथ एशियन गेम्स के बाद भी, और तैयारी के बारे में भी बताएं, एंड यू नो जस्ट tell us about the whole experience. Alhamdulillah, like Pakistan karate team का wonderful result लाया as being a top senior in a team। तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि किस तरह, क्योंकि मैं बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मेरे साथ है और पाकिस्तान कराटे टीम जो है जिनको इतना इंटरनेशनल टूर नहीं मिलता, तो इन सबको साथ ले चलना, कोच के साथ मिल के स्ट्रेटजीज बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान वगैरह बहुत ज़बरदस्त था। और वहाँ जाके थोड़ा पहले दिन अच्छा रिजल्ट था, फिर दूसरे दिन थोड़ा डाउनफॉल हुआ, सब परेशान हो गए। मैंने कहा परेशान नहीं होते, हमने इंशाल्लाह कल जो है काफ़ी मेडल लिखने। तो कल फिर आउट ऑफ 3 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के आए थे। और मैं यानी इस प्लेटफॉर्म से ये कह सकता हूँ कि उस दिन जिस तरह बता रही थी कि टीम स्पिरिट और जज्बा था, अगर हम एशिया में भी उस स्पिरिट से लड़ते तो हम शायद मेडल जीत जाते। तो साउथ एशिया तो बहुत कम था। एंड सो फार लाइक मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ एशियन गेम्स इतना लाइक एज अ टूर्नामेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पूरी गेम्स होती है और इन्वॉल्व होता है। और मैं साउथ एशिया का हर दफ़ा जब हमारे खिलाड़ियों को बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, इट्स एक्सपीरियंस। और आप सबसे ज़्यादा सीनियर होने के साथ साथ ये कह सकते हो कि ये एक्सपीरियंस कितना वैल्यूबल होता है। और मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए था कि मैं साउथ एशिया रीजन का एक ही लड़का हूँ जो एशियन चैंपियन है। तो नॉट इवन पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन, इंडियन सारे जो है मुझे देख रहे थे कि ये किस तरह फाइट करता है। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। जो सारी फाइटें थी मैंने नॉकआउट पे अपने टाइम से पहले जीता। और इसी तरह जब टीम इवेंट थे तो पहले राउंड में मैंने खुद को किया, देन सेकंड राउंड में मैंने यंग एथलीट्स को मैंने कहा आप लोग जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह दे मेक अस प्राउड। और ओवरऑल पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 6 गोल्ड 8 सिल्वर आया माशाल्लाह से। फिर उसके बाद अभी लाइक वहीं पे फिर मैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनसे मिला। मैंने कहा कि ये इनफ नहीं है, आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें तो आने वाले दिनों में यही टीम जो है एशिया में भी मेडल ले सकती है। और राइट आफ्टर राइट जैसे आपने ओलंपिक का मेंशन किया, उसकी पूरी तैयारी पूरी अपनी तरफ से तो चल रही है। लेकिन एज बीइंग लाइक पूरी दुनिया से 9 लोग क्वालिफाई करेंगे और 9 वर्ल्ड के टॉप एथलीट आएंगे, तो उसमें अपने आप को लाने के लिए मुझे गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। और
इसी तरह इंडिविजुअली मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के साथ साथ जो यंग एथलीट हैं उन्हें मेरे साथ लगाएं। देखिए, एक रोल मॉडल जब आप सामने क्रिएट करते हैं ना, जैसे हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेनिस हो, बॉक्सिंग हो, इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में अब बच्चे सामने आ रहे हैं, यंग एथलीट सामने आ रहे हैं, इसमें रोल मॉडल्स का बड़ा एक हाथ होता है। शहबाज, आप क्या कहोगे, आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था? आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सेफ गेम्स में। इससे पहले भी मैं श्रीलंका में साउथ एशियन चैंपियनशिप खेल चुका हूँ, उसमें गोल्ड आया था मेरा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गेम्स में। बहुत एक्साइटेड था रिंग में जाने के लिए, क्योंकि मेरा सबसे लास्ट में इवेंट था, सबसे लास्ट डे मेरा इवेंट था और मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे रिंग में जाऊं। बाकी टीम वाले आपको रोकते तो नहीं थे यार? इसको कोई बात नहीं बेटा, तुम जरूर जाओ। उस टाइम यही चल रहा था कि बाकी टीम वाले कह रहे थे कि जज्बात में नहीं खेलना, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। हाँ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 2 दिन हमारा बहुत डाउन रहा था ना, तो मैं पिक्चर्स ले रहा था विक्ट्री स्टैंड की, बाकी टीम की। तो उस टाइम दूसरी कंट्री का तराना बज रहा था ना, तराना में सुन रहा था, तो मुझे बहुत अंदर से बस समझ लेंगे मेरी बजना चाहिए। लेकिन देखिए, ये हम अक्सर जो बात करते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जब आपने वो विक्ट्री स्टैंड देखा और वहां पे विजुअलाइज किया कि भाई दूसरों के बजाय यहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना बजना चाहिए, वो आपके लिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग चीज था मेरे लिए। और जी मैं समझ नहीं पा रहा था मैं इस वक्त क्या करूं। शहबाज, मद्दे मुकाबिल कौन था जिससे फाइट हुई फाइनल? बांग्लादेश। फर्स्ट राउंड नेपाल था, उसके बाद सेकंड दिन हमारा श्रीलंका था फाइनल। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट राउंड में सर ने कहा कि हमने पहले उतरना था, उसके बाद हमने यंग को चांस देना था, फिर फाइनल में हमने आए और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर जब विक्ट्री स्टैंड पे हम खड़े हुए, फिर जब पाक सरजमीन बजा, फिर उस टाइम तब दिल पे ठंडक पड़ी, आपके भी हमारे भी। लेकिन कुलसुम, ये बताएं, जब माशाल्लाह इस दफा आए हैं तो बड़ा ही वालेहाना इस्तकबाल भी था, धूम मची हुई थी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी। यू नो, वो इमेजेस भी लोगों को दिखा रहे थे। क्या फीलिंग होती है? मेहनत वसूल हो जाती है जब ऐसे लोग आके पुरतपाक तरीके से मिलते हैं? डेफिनेटली, जब आप टूर पे जाते हो, एक तो आप घर वालों से दूर होते हो, फिर बाद में जब आप स्पेशली जब मेडल के साथ घर आ जाते हो तो बहुत खुशी होती है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई जब मैंने अपने टीचर सर हमीद को कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, जब मेरे लिए सबसे बेस्ट और सरप्राइजिंग मोमेंट बहुत सर को देखा। वो भी आए थे। लेकिन आपके लिए तो चैंपियंस के लिए तो सबका दिल बिल्कुल रेडी होगा आने के लिए। जब सर को और फैमिली को देखे और मीडिया वाले आए हुए थे और क्लब वाले आए हुए थे, तो खुशी होती है। जब आप जीत के आते हो तो आपको काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लम्हा था और अच्छा लगा। सादी, आपके घर से कौन कौन आया था? मेरे घर से तो क्योंकि मेरे सिर्फ बाबा और मम्मा यहाँ रहते हैं, भाई वगैरह सब अब्रॉड रहते हैं, तो मैंने उनको कहा था आप लोग मत आए। तो मेरे कुछ मोहल्ले के कुलीग्स वगैरह थे, वो आए थे। सॉरी, यू रिसेंटली टाइड द नॉट एज वेल। हमने खुशी की खबर आपके सोशल मीडिया पे देखी, तो 4 महीने हो गए। हाँ, तो माशाल्लाह भाभी के बड़े शुभकदम है भाई, यहाँ पे भी गोल्ड मिला है, अब आगे भी जाना है। उनका क्या रिएक्शन था? They all was happy because मेरी मिसेस जो है वो फ्रांस से हैं। अच्छा। तो वो वहाँ थी, तो बड़ा खुश थे कि भाई आपने माशाल्लाह से शादी के बाद ये पहला गोल्ड मेडल है। और ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैंने तराने बजवाए और काफ़ी बार मैंने गोल्ड मेडल लिया, बट 2013 के बाद मेरा गोल्ड मेडल कभी नहीं आया। यस, चैम्पियनशिप्स में आए, बट गेम्स में लाइक इस्लामिक गेम्स गया, वहाँ मैं सिल्वर हो गया, गोल्ड नहीं आया। एशियन गेम्स गया, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल तक पहुँचा था। सो ये मैं काफ़ी टाइम से वो चीज़ मिस कर रहा था, पोडियम पे चढ़ना और वो मेडल पहनना, फिर वो नेशनल एंथम बनना। तो मैं जस्ट पोडियम में पहुंचा और मैं ब्रस्ट हो गया रोने। मैंने कहा आई कुडंट कंट्रोल माय फीलिंग्स। इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट। मुझे जो है बहुत प्रेशर था और मुझे ये चीज चाहिए थी जो मुझे ओलंपिक से पहले बूस्ट अप दे। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे इतनी एनर्जी दी कि अभी मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं इंशाल्लाह ओलंपिक में क्वालिफाई करूंगा। और मैं सबको यही कहता कि हमारा क्वालिफिकेशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैंने क्वालिफाई किया सो आई एम श्योर कि मैं पाकिस्तान को मेडल दूंगा इंशाल्लाह ताला। और सबसे बढ़कर ये कि देखें, जब मैदान में ये हमारे चैंपियंस उतरते हैं तो ये अकेले नहीं होते, इनके साथ हमारी उम्मीदें, हमारी दुआएं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये जीत कर वापस आते हैं, यू ऑल द पीपल हु वाचिंग राइट नाउ, आपको पता है मेरा 6 साल का नेफ्यू है एंड ही स्टार्टेड टू गेट इनटू टाइकोंडो, और हम तो इसी बात पे बड़े खुश हो रहे थे। अभी हाल ही में उसने वो येलो बेल्ट हो गया है। देयर आर सो मेनी पीपल हु वाचिंग यू, हु दे आइडियलाइज यू। यानी कुलसूम को देख के लड़कियों को ये हौसला मिलता है कि ये किया जा सकता है। आप दोनों को देख के वो अपनी तमाम तर बाकी परेशानियां भूलकर उनको लगता है कि भाई अपने सामने एक गोल रख लो तो वो यकीनन आ सकता है। आखिर में आप लोगों से मैसेज लेना चाहूंगी, शहबाज आपसे शुरू करते हुए कि कभी कभार जिस तरह आपने कहा कि
अप्स एंड डाउन्स इस चैंपियन इस गेम्स में भी आप लोगों ने देखे, लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, दे वांट टू गिव अप। तो जब आप इतने मायूस हो जाओ तब क्या करना चाहिए? मैं तो पहले यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप मायूस होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रॉन्ग हो रहा है, बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है, आप मायूस हो रहे हो, तो आपने अपना पूरा टैलेंट फिर आपने शो करना है। आपने दिखाना है कि हम मायूस तो है पर हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और वही हुआ, क्योंकि हम 2 दिन बिल्कुल मायूस थे, पूरी टीम मायूस थी, सिर्फ सर का एक मेडल आया था बस। तो फिर हमने कहा कि नहीं अब लास्ट डे है। हाँ। तो वो लास्ट डे 4 इवेंट थे, जिसमें से 3 इवेंट पाकिस्तान ने विन किए थे और तीनों तरह ने पाकिस्तान के। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये तसव्वुर करते हैं कि पाकिस्तान की ना बड़ी वुंडेड टाइगर मेंटालिटी है, यानी हम खेलते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, कभी डाउन होते हैं तो फिर उसके बाद हम सरप्राइज देते हैं दुनिया को। आप लोगों ने भी सरप्राइज दिया। इट्स लाइक इमोशन, पाकिस्तानी लोग बहुत इमोशनल हैं। हाँ। और अगर वो थोड़ा सा अपने मेंटल कंट्रोल को बैलेंस रखे तो वो पहले से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम थोड़ा समझते हैं, थोड़े देर से समझते हैं। अच्छा टेक्निकलिटीज के बजाय आप लोगों से, बिकॉज यूर एथलीट्स, मुझे बताएं जैसे आपने खुद कहा कि एक काम जहन रखना और अपने अपने हदफ पे अपनी नज़र टिकाए रखना, ये हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है? हम शुरू में कभी कभार अंडर प्रेशर आ जाते हैं या दूसरे लोग हम पे जब हावी होते हैं तो क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपका मेंटल प्रिपरेशन किस तरह किया गया है। सो फार लाइक अभी ये साउथ एशियन गेम्स थी, 10 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि टीम जानी है या नहीं जानी। So that was इतनी अनसर्टेनिटी exactly. So it was a big mishap. So सब टीम को एक साथ लेके चलना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आप पहले से ही बताएं कि भाई इतने लोग आप जाएंगे और हम आपके साथ हैं, जो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। सो बंदा जो है फिजिकल प्रिपरेशन के साथ साथ मेंटल प्रिपरेशन भी कर सकता है, क्योंकि आई नो आई एम गोइंग देयर, वहां जाके मुझसे मेरी गवर्नमेंट ने मेडल मांगा है। हाँ। अब यहाँ जाने से पहले डिसाइड ही नहीं था कि जाना है नहीं जाना। सो आई एम वेरी थैंकफुल सारी डिपार्टमेंट्स का, जो नेशनल गेम्स हमारे 2 हफ्ते पहले हुए। सो सारे एथलीट जो है उस नेशनल गेम्स की वजह से फुली प्रिपेयर थे और राइट आफ्टर दैट नेशनल गेम्स 10 दिन के बाद वो ये साउथ एशियन गेम्स हो गए। सो सारे एथलीट प्रिपेयर थे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का गुड लक था कि ये हमें मिल गया, अदरवाइज वी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट। लेकिन नेशनल गेम्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या कहोगे? वहां पे अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है, मेरिट एंड पीपल इन प्रिपरेशन। मेरिट तो फॉर श्योर है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा टफ नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह कि प्रोविंस से इतने अच्छे एथलीट नहीं आ रहे। क्योंकि स्पोर्ट्स का रुझान, लाइक आपके जब हाई लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगी स्पोर्ट्स में तो डाउन लेवल फॉर श्योर इम्पैक्ट पड़ेगा। सही। तो इसी तरह गवर्नमेंट के लोगों को चाहिए कि वो वॉच आउट करें बेसिक लेवल से, ताकि जब नीचे से अच्छे एथलीट आएंगे जो ऑलरेडी रोल मॉडल्स हैं वो और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके। एक हमारा हमेशा से अलमिया ये रहा है कि जो भी स्पोर्ट आपने देखा कि जिसमें माशाल्लाह पाकिस्तान ने आगे बढ़कर काम किया, अभी हमने हाल ही में देखा दिलावर साहब इज़ नो मोर, और उन्होंने जिस तरह टेनिस के लिए खिदमात की, तो एक शख्स होता है जो महवर बन जाता है एंड देन उसका अपना पैशन इसको ड्राइव करता है कि जो बिल्कुल सादी ने कहा कि ग्रास रूट से भी, दूर देहातों से भी अगर किसी का भी इंटरेस्ट है उसको ढूंढना, उसको यू नो आइडेंटिफाई करना और फिर ग्रूम करना। लेकिन इस चीज़ को हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। कुसुम क्या कहेंगी कि ये जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे कहा, ये भी एक तरह से तैयारी है और रेजिलिएंट बना देती है पाकिस्तान को? वो जैसे लाइक हमें पता था कि मतलब जैसे सादी ने कहा कि हमें नहीं पता था कि हम जाएंगे या नहीं, उसके बावजूद जो हमारा एक पैशन था कि नहीं चाहे हम जाए ना जाए लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे सादी हमें लाहौर में ट्रेनिंग करवाते थे, हम ट्रेनिंग करते थे, तैयारी करते थे, बाद में कुछ न्यूज़ सुनने को आता था कि कुछ प्लेयर्स जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे, तो जाहिर आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग चले गए और विन की और अच्छा रिजल्ट दिया। जबरदस्त। और मैं एक दफ़ा फिर हम सब की तरफ से, जितने मेरे देखने वाले हैं उनकी तरफ से, अपने चैंपियंस को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी, और हमारे वो तमाम लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, हु आर लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स। देखिए जी, आपके सामने 3 होनहार, गुड लुकिंग, जबरदस्त लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए जीत के भी आए हैं। तो आई थिंक किसी और से एक्टिंग कराने के बजाय कि वो एथलेटिक हैं, जरा इनको हायर करें, इनके साथ जरा काम करें, कोलैबोरेट करें। दैट इज व्हाट वीड लाइक टू सी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, और आपकी कमेंट्स और फीडबैक्स जो होंगी इनके लिए वो हम जरूर इन तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिस इज ट्रूली अ वेरी हैप्पी, अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा और हमेशा की तरह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। ज़िंदगी में हर इंसान शॉर्टकट चाहता है, यानी हमारा दिल चाहता है अचानक से वो चीज़ें जो हमें परेशान कर रही हैं, जिसमें हम तब्दीली चाहते हैं, वो हो जाए। हम छोटे घर में रहते हैं तो रातों रात हमारे पास एक बड़ा सा बंगला आ जाए। बैंक बैलेंस कम है तो कल बहुत सारे पैसे बैंक में हों, या फिर आज छोटी सी गाड़ी चलाते हैं तो कल एक लग्जरी कार चढ़ाएं। और इसके लिए हम इंतज़ार नहीं करना चाहते, दिल चाहता है आज अभी इसी वक्त इन सहूलियात को एंजॉय करें, और इसकी वजह से कभी कभार हम गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। यही बेसब्री ख़ास तौर पे लोग कहते हैं, अब जितने सीनियर से बात की जाए, प्रोफेशनल से, उन्होंने कहा जी हमें एक रास्ता पता था कि हम मेहनत करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, उसके बाद हमारी प्रमोशंस होंगी और हर प्रमोशन के साथ पर्क्स आएंगे। लेकिन आज के नौजवान कुछ जल्दी में नज़र आते हैं, और इस जल्दी बेसब्री की वजह से कभी कभार जिसको शॉर्टकट समझते हैं वो कोई गलत रास्ता होता है जिसको इख्तियार कर लेते हैं। इससे कैसे बचा जाए? लोग कहते हैं कि फिर कदर भी उन्हीं की होती है जो रातों रात कामयाब हो जाते हैं। वक्त बहुत छोटा सा है। एक ज़माना था, अगर हम मीडिया की ही बात करें, कि लोगों ने साल हा साल एक एक दिहाई सिल्वर स्क्रीन पे, मीडिया पे राज किया है। लेकिन आज कहा जाता है वक्त बहुत थोड़ा सा है, 1 साल 2 साल आप अपनी पीक देखते हैं और उसमें जो कमाना है कमा लें, जो धाक बिठानी है बिठा लें। तो इसलिए फिर एक तरह से शॉर्टकट्स प्रमोट भी होते हैं कि क्योंकि लगता है लोगों को कि अगर हमने 10 साल मेहनत की, 15 साल मेहनत की, तो हम तो इतने पुराने हो जाएंगे कि शायद हमें कहीं ना मिले। तो ये जो दो राय इस बारे में है, उसमें से अपना रास्ता कैसे चुना जाए। जो शॉर्टकट्स लेते हैं उनको भी हम सराहते हुए लोगों को देखते हैं, और जो बेचारे लग के आराम आराम से काम करते हैं उनको इनकी मिसालें दी जाती है कि देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया साल भर में, तुम अभी तक यहीं बैठे हो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, मुझे कॉल करके बताइए। नंबर्स आपके सामने हैं। लेकिन इसी टॉपिक को लेके चलेंगे आज हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बल्कि परेशान भी कर दिया था इन्होंने कुछ दिन पहले हमें ये बताकर कि इनकी तबीयत खराब है। अल्लाह मियां इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। हमारे साथ मौजूद है सलमा जफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। क्यों तबीयत खराब कर ली थी? स्ट्रेस को आप हो गई थी, आपको स्ट्रेस हो गया था, ये क्या हुआ? मेरे साथ जो सारे लोग हैं कहते हैं हाँ आपको स्ट्रेस ये कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, परेशानी होती है, इसी को मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि हम, जैसे हमारा आज का टॉपिक है, हम शॉर्टकट्स तो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो जो मेहनत का मजा है वो भी खो देते हैं। एक्चुअली कामयाबी का मतलब नहीं समझते। एक्चुअली मुझे तो लगता है शॉर्टकट ज्यादा स्ट्रेस देता है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा आया नहीं होता और आपको लेके चलना है। लेकिन सलमा जी से बात करेंगे, हमारे बाकी पैनल को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट द आरफीन ग्रुप, जिसमें आप अगर इनकी बड़ी बड़ी चीज़ों के हवाले से बात करना चाहें तो इसमें पोर्ट ग्रांड भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद है मुदब्बिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुदब्बिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं, यूर सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर हिम बिकॉज इवन द HR प्रैक्टिसेस आर चेंजिंग। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अहमद भट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हमारे साथ होने के लिए। मुदब्बिर साहब, आपकी क्या राय है? आप माशाल्लाह इतने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं, HR कंसल्टिंग लोगों के लिए कर रहे हैं। करियर पाथ्स, जो चीज़ें कहा जाता था कि पिछली जनरेशन शायद 10 साल 15 साल में पाती थी, आज का नौजवान विद इन अ ईयर 2 years ऑफ सर्विस वो चाहता है। ये ख्याल रखना, ये अजम्पशन हमारी सही है? क्या वो इतनी जल्दी में? नहीं है। एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। द थिंग इज कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, एंड एज फार एज द सक्सेस इज कंसर्न, उसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग अगर शॉर्टकट के मुतलाशी होते हैं या ख्वाहिशमंद होते हैं तो वो धड़ाम से भी गिरते हैं। वो उस शॉर्टकट में अपना करियर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं और बहुत जल्दी स्विच करते हैं, और फिर वो कभी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। मेरी उसमें पर्सनल सी राय यही है कि आई हैव अ 28+ years एक्सपीरियंस। उसमें मैंने अपने आप को इस्तकामत के साथ, जिसको सलाम करामत भी होती है जिसमें इस्तकामत में, उसको अपने परसिस्टेंट होके कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू किया। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम सेलुलर कंपनी। इट वाज एन इंटर्नशिप जॉब। लेकिन मुदब्बिर साहब, अगर इसको इस तरह मैं देखूं, आपके माशाल्लाह 28 साल के एक्सपीरियंस में आपने कितने इदारों, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया? मैंने ऑल टुगेदर कोई 15+ इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है,
एट अ टाइम 13 कंपनीज मुझे रिपोर्ट कर रही थी जी। उस वक्त जब मैं ग्रुप HR हेड के तौर पे आज भी हूँ। आपके फॉर एग्जांपल जब मैं कहती हूँ ये तो एक ग्रुप एक ही इदारे के साथ आप रहे ना, जो अभी आपने थोड़ी देर आपने जो किया, यू वर विद एन ऑर्गेनाइजेशन विद वन ग्रुप फॉर वेरी लॉन्ग। क्या कहेंगे, हमारी सोच में तब्दीली आ रही है? एग्जैक्टली हमारी सोच में भी तब्दीली आ रही है, और उसमें लोगों को जल्दबाजी इसलिए है कि वो अपना मेंटोर या इंस्पिरेशन रखते हैं कि हाई अप से जी। आप उनको ये नहीं पता है कि उनके पीछे स्ट्रगल किया है। फॉर एग्जांपल कि अगर पेरेंट्स को वो पाते हैं सीनियर, तो वो कहते हैं कि एक तो मैं अकल में बहुत बुलंद हूँ कि आपने हमारे लिए किया ही किया। सेकेंडली ये कि जो इस वक्त सिचुएशन है कि हर किसी को शॉर्टकट के लिए गैर ज़रूरी ज़राए भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा, इस पे हम आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन आपको ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि भाई वो जैसे अबरार साहब का गाना है ना, साड़ी वारी चुताली लग गई, तो मुझे लगता है कि नई नस्ल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सारी जिंदगी बॉस को देखते रहे कि उसका कॉर्नर वाला ऑफिस है जिसमें बड़े बड़े शीशे हैं, जबरदस्त व्यू है। जब हम उस स्टेज तक पहुंचे तो उन्होंने कहा अब ओपन फ्लोर प्लान है, अब आपके पास सिर्फ एक डेस्क होगी। ये क्या हुआ मोहसिन, ये तो हमारे साथ चीटिंग है भाई। Okay, basically we are going into different generations, right? Multi generations हैं, school of thoughts different हैं. There is an old school of thought and a new school of thought. I would like to slightly disagree with the terms that we blame or say that ये shortcut लिया. Many a times, like in my case, for example, I don't stay in any organization for more than 2 years, right? Now मेरी सोच ये है, you get in, do your job, do your task, add the value and come out. बट मोहसिन, इसमें दो जो चीज़ लैक कर रही है वो सेंस ऑफ ओनरशिप है। लाइक मिसाल के तौर पे पीपल से कि अगर आप बिजनेस स्ट्रैटेजी वाइज बात करो, 4 years इज मीडियम टर्म। तो कहने का मकसद ये हुआ, अगर आप एक हायर पोजीशन पे एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, एज अ कंसल्टेंट या एज समबडी हु कैन ब्रिंग अबाउट चेंज आते हो, तो जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसके समरात तो आपने देखे नहीं। आपको क्या पता कि आप कंपनी को आप क्या चूरन बेच के गए हैं, उसका नजर तो आए ना रिजल्ट। But it varies from projects to projects, industry to industry, and designations to designations, right? So कहीं पे आप जैसे अगर कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं, किसी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से बेस्ड हैं, राइट, उससे वाबस्ता हैं, and that is for like 1 year, 1.5 year, right? आपने काम किया, सीखा, समझा, then you go into a different industry to learn more about it. True. Now for example, अगर मेरी एज देखें, I'm 32, but जो एक्सपीरियंस है मुझे different industries का, I've worked for some of the Fortune 500 companies of the world, right? तो ये इसी वजह से आया कि आपने एक जगह पे काम किया, वैल्यू एडिशन किया, and then you are out of it. अच्छा, I'm going to put this question out to my viewers as well. जिस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास 30-32 या बड़ी-बड़ी का, and not to reprimand you, please don't take it personally. I'm just throwing this question out there कि जिसको हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस, अगर आपने एक प्रोजेक्ट, बेशक वो 6 महीने का, 1 साल का, एक कंपनी के साथ हल किया है, क्या आपको उस इदारे के लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, उस इंडस्ट्री का एक टेस्टर या एपेटाइजर मिला, या इसको आप वाकई एक्सपीरियंस कहेंगे? क्योंकि अगर हम पिछली जनरेशन को देखें, वो इस बात पे बहुत फख्र करते हैं, इस बात को बड़े वसूख से कहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन इसमें फिर ये बात भी है कि जो चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रहे हैं सलमा जी, जो हमारी अगर मीडिया की बात की जाए कि जो सीनियर्स थे हमारे, जिसमें मैं अपने फादर का भी शुमार करती हूँ, उनकी सारी जनरेशन की कॉलीग्स का करती हूँ, काम अब उस तरह से होता ही नहीं है, पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत जल्दी रिडंडेंट भी हो रहा है। सो दिस इज द बिगर डिबेट, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स की, और इसमें ज़रा यंगस्टर्स को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमें फ़ोन करके बताइए, या हम ही लोग हैं कि हम अपने बच्चों को, अगर वो साल भर नौकरी कर चुके होते हैं, 2 साल कर चुके होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उनका मुआवजा करते हैं, उनको कंपेयर करके बताते हैं कि फ़लाने भी तुम्हारे साथ ग्रेजुएट किया था, वो इतना कमा रहा है, तुम इतने कमा रहे हो। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बदजन करती हैं, और अपना, यानी एक तरह से हम अगर इस बात पर तकवा कर रहे थे कि हमें बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, बड़ी अच्छी जगह हम बैठे हैं, वही नौकरी, वही ओहदा, वही कंपनी हमें बुरी लगने लगती है। सलमा जी, इतनी जल्दी स्विच करने का जो नुकसान है वो तो हमारे सामने है, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि जो शख्स अपनी लॉयल्टी के साथ, इस्तकामत के साथ एक इदारे को सर्व करता है, हमारे माशरे में उसके लिए कोई इंसेंटिव भी तो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, और जैसे जैसे
सर ने भी बात की थी कि नहीं, अगर हम नहीं किसी कंपनी के साथ रहते तो हम उसे ओन नहीं कर रहे होते, उनके ज़्यादा लॉयल नहीं होते। लेकिन वक्त दोनों के लिए बदला, इस नई जनरेशन के लिए नहीं खाली बदला, उन कंपनीज ने भी अपना रवैया बदल दिया है कि वो क्या करते हैं कि किसी बच्चे को अगर हायर किया है ना, तो साथ ही उसी की जॉब की, उसी सीट के लिए, उसी रेजिग्नेशन के लिए किसी और की हायरिंग जेहन में रखी होती है, किसी और को नज़र में रखते हैं। अच्छा ठीक है, और कोशिश बाज़ का तो कितनी कंपनीज है जिनका मैं नाम क्या लूँ, कि वो ये कोशिश करते हैं कि एज असिस्टेंट उनके साथ किसी एक बच्चे को कर देते हैं ताकि वो सीखता जाए और कम पे में वो वहाँ पर। बिल्कुल, आप मीडिया की बात कर लें, जैसे ही यहाँ पे बूम आया था, अब तो माशाल्लाह से 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं प्राइवेट चैनल्स को। शुरू में जितने सीनियर्स थे हमारे कौमी इदारे के, उनको लाया गया कंसल्टेंट के तौर पे और उनके नीचे एक नई फौज तैयार हुई। विद इन अ ईयर हमारे सारे सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया। किसने कितना सीखा, क्या वो मेंटली एडिटोरियली तैयार भी था या नहीं, वो बिगाड़ अब आपके सामने। ये बात बड़ी अजीब सी है। जैसे अब हमारा ताल्लुक मीडिया से है। मैंने एक जगह जब हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए गए थे तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा एक बात याद रखी कि ये वो इंडस्ट्री है जो अंगूठा छाप लोगों ने बनाई थी। तो मैं कहा ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद, आप अपनी डिग्री ले जाने के बाद कहें मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो सारा रास्ता दोबारा क्रॉस करना है। जब तक आप वो बारीकियां नहीं सीखेंगे, वो तजर्बा नहीं हासिल करेंगे, तो आप वैसे नहीं बन सकते। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जहाँ तक माओ की, क्योंकि मैं आई हूँ तो बात ना करूँ ये कैसे से, जैसे घरों में हम अक्सर अपने बच्चों को ये बात कहते हैं। अब आजकल मैं भी इसमें से गुजर रही हूँ। हमारे बच्चों ने ये चीज़ सोचनी शुरू कर दी है। वो हमारे ही रवैयों की वजह से सोचते हैं कि वो ये देखते हैं कि मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ, जो क्वालिफिकेशन मैं ले रहा हूँ, उससे मुझे कितनी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये भी गलत है, क्योंकि ये सोच हम बना के दे रहे हैं। हमने उनके जहन में डाला है कि उनकी पढ़ाई इसलिए नहीं है कि पढ़ाई से उनको खुशी मिल रही है, ये सब्जेक्ट उनका पैशन है। हम सबसे पहले किसी भी बच्चे का कॉलेज में एडमिशन कराने से पहले पूछते हैं इस डिग्री का स्कोप क्या है, ये जब खत्म कर लेगा तो इसको कितने की नौकरी मिलेगी। मुदब्बिर साहब, ये पहले दिन सोच यही है, और बच्चे को बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह ये पहाड़ा तो हम सुनाते ही हैं, बेटा पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। तो वी आर इंस्टिलिंग दिस मेंटालिटी ऑफ बीइंग मनी ओरिएंटेड। वेरी राइट। सबसे पहली बुनियादी स्कूल तो घर है। हाँ। आपका ब्रॉडअप अपब्रिंगिंग जैसी होगी तो फिर वैसी ही सोच आप कैरी करते हैं, वो ही रिफ्लेक्ट करती है आपकी कारकर्दगी में। और लोगों को, बच्चों को इत्मीनान देना चाहिए, तालीम शऊर के लिए है, तालीम इंसानियत के लिए और इंसान बनने के लिए। तालीम सिर्फ किसी ओहदे के लिए या पैसे के लिए नहीं है। ओहदा तुम्हें जो तुम्हारे नसीब पे है, इस्तेकामत रखो और अपने तवक्कुल करो तो तुम अपना डेस्टिनेशन पालोगे। अपनी काबिलियत को तो मैं हमेशा जब ये सवाल आता है ना मुदब्बिर साहब, मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है स्कोप डिग्री का नहीं होता, आपके बच्चे का है। वो बेशक बेहतरीन माली बन जाए, वो दुनिया में लाखों करोड़ों कमा सकता है, वो बावर्ची अच्छा बन जाए। आज देखें कितने बड़े बड़े शेफ्स एंड कुक्स हैं, लेकिन बात यह है कि आपने बच्चे में वैल्यू क्या डाली है, उसकी हंगर क्या है। मोहसिन, ये जो मनी ओरिएंटेशन है हमारी, इसको कम कैसे किया जा सकता है या इसको सही कैसे करें? क्योंकि देखें वही वाली बात, स्कूल से बच्चे को कहते हैं हम अपने नोट्स किसी को ना देना, उसने तो तुम्हें उल्लू बना दिया। हम ट्रस्ट करना ही नहीं सिखाते, ना टीम वर्क सिखाते हैं उसको। एग्जैक्टली। बेसिकली हमें बचपन से जो बच्चों में चीज़ ऐड करनी चाहिए, दैट इज शेयरिंग नॉलेज। ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह, वो बच्चों की एक बचपन में साइकोलॉजी होती है कि वो अपनी चीज़ शेयर नहीं करते, बट जिस तरह वो वक्त के साथ साथ बड़े होते जाएं, शेयरिंग नॉलेज इज़ द की। आपने जो समझा, सीखा, आप दूसरों को आगे डिलीवर करें। एवरी प्रोडक्ट हैज़ एन एक्सपायरी। मैं ये कहता हूँ, हम इंसान भी प्रोडक्ट हैं, राइट? वी ऑल्सो हैव एन एक्सपायरी। तो जितना हम अपनी एक्सपायरी से पहले दूसरों को सर्विसेज दे सकें, दूसरों के काम आ सकें, विद आवर एक्सपीरियंस, विद आवर एक्सपोजर, हेल्प पीपल बिफोर आवर एक्सपायरी डेट कम्स। एक कॉमन लोगों का फियर, और खास तौर पर मैं यंगस्टर्स का देखती हूँ जो अगर एंटरप्रेन्योरियल कोई वेंचर कर रहे हो, कहते हैं मैं किसी को अपना आइडिया नहीं देना, मेरा आइडिया चुरा लेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? इट हैपेंस इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री एज वेल। व्हेनेवर एनी कंपनी आस्क्स अस फॉर द आउटलाइन, हम सिर्फ ओवरव्यू देते हैं, पहले डेट तो लॉक हो, फिर हम डिटेल्ड आउटलाइन देंगे। तो ऐसा भी है, बट अगेन इट हैज टू साइड्स, कॉइन के दोनों रुख हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके आइडियाज यस कॉपी होते हैं, किसी और की तख्ती लग जाती है। यस, कई बार आप गुड फेथ में देते हैं एंड इट रिमेन्स इन गुड फेथ, दैट आइडिया इज नॉट शेयर्ड। सो अगेन देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स एंड टू साइड्स ऑफ द कॉइन। सलमा जी, आप क्या कहेंगे, कोई शॉर्टकट लेके आपका आइडिया चुरा ले तो क्या होता है? अच्छा, मैं इस चीज पे बात करूं, मेरे साथ काफी चीजें हुई हैं, जैसे हम कंटेंट वगैरह देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अगर देखेंगे तो वो समझ जाएंगे वो नहीं कर सकते। जो मैंने एक चीज बनाई है, जो मेरा कंटेंट है, मैं तो ओपनली ये बात कहती हूँ, मेरे साथ रहिए, आपने करना आप कीजिए,
मेरी ख्वाहिश क्या होती है कि मेरी एक सोच है, मेरा एक आइडिया है, उसमें सब बैठ के अपने आइडिया को शेयर करें, उन्हें लगता है ये गलत है सही है, जो उसकी गलतियां खामियां निकालें और लेट्स डू इट, बैठ के करते हैं यार। तो अक्सर बेशतर ऐसा हुआ है कि लोगों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन मजाक के अलावा वो चीज इतनी बड़ी होती है लेकिन वो इतनी सी कर रखते हैं। मुझे लगता है कोई ये चीज छीन नहीं सकता आपसे। मुझे ये भी लगता है शर्मा जी, इसको मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से अगर देखूं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, जो अगर आपको लगता है कि किसी का आप कैपिटल, सीड कैपिटल या सरमाए के लिए गए हैं कि भाई मेरे आइडिया में पैसे लगाओ, वो ना आपका आइडिया इतना नॉवल है। सबसे पहले तो ये जो खाती पे हम बैठे हैं उससे नीचे उतर जाना चाहिए, आपका आइडिया नॉवल नहीं है। वो जिस चीज़ से इम्प्रेस होके आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाहिर करता है वो आपकी ईगरनेस होती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका आइडिया कोई नहीं चुरा रहा, ना आपके आइडिया में कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आइडियाज हर एक के पास हैं। इट्स रियली योर ड्राइव एंड योर एक्सपीरियंस दैट समबडी इज बेटिंग ऑन। क्या कहेंगे मतलब? बिल्कुल, एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत खाइफ होते हैं, और डेलीगेशन पे और ट्रांसफ़र पे, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ। बहुत से दौरों में हिकमत बहुत आपकी बूम पे थी, वो शेयर नहीं की, आगे नहीं बढ़ाई गई, और इसी वजह से हम काफ़ी चीज़ों में अपने आप को आगे नहीं देख रहे हैं। और इस पे अगर आप स्ट्रॉन्ग बिलीव है, से वो सीना बसीना मुंतकिल होने के बजाय कुछ सीनों के साथ ही मदफन हो गई। एग्जैक्टली, अगर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है और शेयरिंग में ज़ाहिर है आप खिदमत भी है, उसमें फिलैंथ्रोपी भी यही है और CSR भी यही है। एक मैं इसको और मजीद कहूँ, हमने एक सेइंग पढ़ी थी सलमा जी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप वो किसी को देते हैं तो या तो आधे आधे हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या आपके पास से ख़त्म हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड आइडियाज़ वो वाहिद चीज़ हैं, अगर अगला बंदा एक आइडिया दे और आप एक आइडिया दें तो दोनों के पास दो आइडियाज़ हो जाएंगे। सो इट रियली ग्रोज एंड देयर इज अ सिनर्जी टू इट। लेकिन कमिंग बैक टू शॉर्टकट्स, ख़वातीन इसके अंदर सलमा जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ मेरिट पे भी अच्छा काम कर रही हैं ख़वातीन इन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशंस, लेकिन एक उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है यूजिंग देयर जेंडर टू देयर एडवांटेज, द वुमन कार्ड। ये कितना सच है आपके ख्याल में? नहीं, हम जिस मुआशरे में बैठे हुए हैं मैं ये बात नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना बाइस आंसर मैं नहीं दे सकती कि जी नहीं होता, वुमन कार्ड प्ले करते हैं, होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। और उसमें जो नहीं करती, जिनको अपनी काबिलियत पे यकीन है और उन्हें ये नहीं है कि मैंने बस कोई शॉर्टकट लेना, उन्हें ये होता है कि मैं काम करना चाहती हूँ, वो वाली बात है पहचान बनाने की। तो उसमें आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती किसी सूरत भी, क्योंकि वो वहाँ पहचान नहीं बन रही होती। वहाँ पैसा कमा सकते हैं, आप किसी की जगह ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो चीज़ नहीं आती। जहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत जल्दी मुँह के बल गिरती भी हैं, ये भी चीज़ देखनी चाहिए। एक हम पहले आप सोचे तो सही, बीइंग अ फीमेल आप चाहते क्या हैं? आप अपनी घर से निकलते हैं, आप अपना घर बार भी बच्चे सबको निगलेक्ट करते हुए निकल रहे होते हैं, तो क्या आपको अपनी पहचान चाहिए, या आप अपने शौहर के या अपने जो भी आपके घर के सरबराह उनके मुकाबले पे खड़े होकर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, या ये प्रूव करना चाहते हैं मैं भी कुछ कर सकती हूँ? तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो फिर सीधे रास्ते से करके देखिए ना। अपनी औरत तो वही है ना जिसमें कदर भी है, इज्जत भी है, हया भी है, वो अपनी पहचान नहीं भूलती और उसे ये याद रहता है कि मैं किस घर से आई हूँ। बेशक, क्योंकि एक मर्द जब घर से निकलता है उसके कांधों पे इतना बोझ नहीं होता जितना औरत पूरे खानदान के इज्जत और वकार को लेकर। सलमा जी, वी समटाइम्स वी पेंट विद अ ब्रॉड ब्रश। अब एक अलमिया ये भी है, जैसे आपने खुद कहा कि हो सकता है 10%, 15% ऐसी ख़वातीन हो जो वुमन कार्ड इस्तेमाल करती हों, लेकिन हमारे माशरे की जो इस वक्त रिग्रेसिव सोच है, जिस तरह की कहानियाँ, ड्रामे हम देख रहे हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली जो मेरिट और मेहनत के बलबूते पे भी ख़वातीन आगे बढ़ती हैं, उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं उन पर तोहमत लगाते हैं, ये अंदाज़ रखते हैं कि भाई इसने कोई शॉर्टकट लगाया होगा। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक पॉइंट की शुरुआत की थी ब्रेक पे जाने से पहले, तोहमत का एलिमेंट। यानी ये बात हकीकत है कि हो सकता है कुछ चंद फीसद लोग ऐसे हैं जो अपना वुमन कार्ड प्ले करके ज़िंदगी में शॉर्टकट्स लेती हों ख़वातीन, लेकिन इस वक्त जो हमारी स्टोरी टेलिंग, हमारी रिग्रेसिव सोच है, अनफॉर्चुनेटली हमने वर्किंग वुमेन के साथ स्टिग्मा को अटैच कर दिया। हम समझते हैं कि उनको अप्रोच भी किया जाता होगा और अगर उन्होंने उस पोजीशन को अपनी बरकरार रखना है, अपने करियर्स में आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये तोहमत वाली, ये
गंदी सोच हमारे जहन में ज़रूर आती है कि ऐसी ऑफर्स को, ऐसी अप्रोचेस को उन्होंने एंटरटेन भी किया होगा। ये कितना बड़ा अजाब है, कितना बड़ा गुनाह है, हम इस बारे में जाते नहीं, बट ये हमारी गीबत कॉन्फ्रेंस का, गॉसिप कॉन्फ्रेंस का टॉपिक ज़रूर होती है। सलमा जी, तोहमत लगाना के शॉर्टकट लिया है नहीं लिया, लेकिन अस्यूम कर लिया। अस्यूम कर लिया, वो तो लाजमी से। एक तो घर की औरतें जो कि काम नहीं कर रही होती है, वो किसी भी इंडिपेंडेंट औरत को देखेंगी, और खास तौर पे वो इंडिपेंडेंट औरत जिससे उसका शौहर खुश है, वो घर भी देख रही है, बच्चे भी उसकी तारीफें, और वो तारीफ के काबिल भी है। सच्ची सी बात मैं कहूंगी कि वो दोनों चीजें बड़े अच्छे से मैनेज कर रही है। उसके लिए वो दरवाजे खोल देंगी गीबत के और तोहमत के, और उसके ऊपर हर तरह का इल्जाम लगेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ कि किसी को एक जुमला, यानी अगर हस्बैंड तारीफ कर रहा है, बस रहने दो, हमें पता है कैसे कमा रही। अच्छा, एक चीज मैं ये जरूर कहूंगी, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, वहां से शुरू थी जेलसी। एक्चुअली किसी को प्रॉस्पर होते हुए, किसी को तरक्की करते हुए, किसी को आगे बढ़ते हुए, वो जो होता है देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कि मैं घर की हो गई हूँ और वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गई है, शॉर्टकट लगाया। एग्जैक्टली, तो उसमें वो इतना लिहाज नहीं रहता है कि हम एक्सीड कर जाते हैं कि किसी के किरदार पे भी दबे आ जाते हैं और सब कुछ कहने को तैयार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपने हस्बैंड की या किसी और सराउंडिंग की तारीफ न करते हुए देखने। गुड वुमन वर्सेस बैड वुमन का जो हमारे यहाँ फिनोमेना है, यानी अपने आप को बेहतर साबित करने की चाहत में हम दूसरे को कट टू साइज कर रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे मोहसिन? अच्छा, शॉर्टकट्स में सिर्फ खवातीन के सामने वुमेन कार्ड नहीं होता है, एक हमारे यहाँ हर इदारे में क्लैन मेंटालिटी भी, एक ग्रोह बने हुए हैं, और हम हर एक की ख्वाहिश होती है उस ग्रोह में शामिल हो जाएं। लेकिन आप ये देखें कि जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर रिश्वतखोरी है, अपने कट्स रखना है, ये एक ग्रोह मिलके कर रहा होता है जो हर एक दूसरे की कवर करता है। उसमें कॉम्पिटेंस नहीं होती, मेरिट काउंट नहीं करती। अगर एक यंग प्रोफेशनल को, बेशक वो मर्द हो या औरत, इस तरह के ग्रोह को के सामना हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं पे भी ऐसा ग्रुप या क्लैन बना हुआ है, दिस बेसिकली शोज यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। सही। तो जब उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपको साफ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड आई विल ओनली सर्वाइव इफ़ आई जॉइन देयर ग्रुप, या मेरे लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इफ़ आई डोंट, तो बेहतर ये है बाय लुकिंग एंड जजिंग एट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो आपके सामने फैक्ट्स हैं, जस्ट फाइंड अनदर प्लेस, फाइंड अनदर जॉब एज सून एज पॉसिबल। यू विल नेवर रेकमेंड विसल ब्लोइंग? I will recommend, क्योंकि हर इदारा मैकेनिज्म बनाता है कि कोई करप्ट प्रैक्टिस हो, कुछ गलत हो, तो आप उसको रिपोर्ट करें कि जी फलाना शख्स रिश्वत ले रहा है या कोई और गलत प्रैक्टिस कर रहा है। आप नहीं रेकमेंड करें? I will do if I have that proofs, documented facts। अगर वो इस तरह काम करते हैं कि कुछ प्रूफ्स हैं जिनको मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपके पर्सनल करियर में, दबे साहब क्या ये मुश्किलात पैसा करता है? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिससे इंटरनल ऑडिट, तो अगर आपने बैकआउट कर दिया तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर प्रॉब्लम्स हो या उससे ज्यादा हो। देखिए, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होता है और करना चाहिए। अगर आप उस पर स्टैंड नहीं लेंगे तो ये फिर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पॉइल होगी और फिर कल्चर आपका सारा डिटोरिएट करेगा। तो उसमें अगर आप कम हिम्मती का मुजाहरा करेंगे, देयर हैज टू बी अथॉरिटी। सलमा जी, खवातीन जब बेचारी विसल ब्लो करती हैं तो मजाक उड़ता है, कहते हैं इनके पास सबूत क्या है, फिर मी टू की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक चीज की मैं बात कहूंगी और क्वेश्चन करूंगी कि ये मुझे सही बताएं। मैंने पिछले तकरीबन 1 साल से ये चीजें देखी हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो कि काउंसलिंग के सेशन के अंदर, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई, कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था। वो बैंकिंग से भी ताल्लुक रखते हैं, बहुत से कॉर्पोरेट कंपनी से भी, जो भी हायर डेजिग्नेशन है, लाइक CFOs हैं या उससे ऊपर हैं, उन्होंने कुछ खवातीन ऐसी रखी हैं। जैसे बहुत सारे बैंक्स के, मतलब बैंक्स में स्पेशली ये चीज होती है ना, हरासमेंट का, यू वोंट बिलीव, कसम से, मतलब वो हरासमेंट के केसेस डालती रहती है। जो बंदा अच्छा कारकर्दगी कर रहा है उस पे एक हरासमेंट की एप्लीकेशन, वो फेक केसेस है। और वो किस तरह इस चीज के ऊपर जाए बंदा और किस तरह वो बात करे। एक बंदे की जिंदगी पूरी उस अदारे में 4 से 5 साल से गुजर रही है और आप देख रहे हैं और सब जानते हैं, लेकिन कोई उसके बारे में ये चीज कहने को तैयार नहीं है। बस वो एक एप्लीकेशन जो उसके लगी हुई है, पर कोई क्वेश्चंस आस्क नहीं है। तो सलमा ने यहाँ पे जो इंकशाफ किया है, जो बात है कि अनफॉर्चुनेटली आप अगर विसल ब्लोइंग का सोचते हैं या किसी को आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करना है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो उल्टा आप पे इल्जाम लग जाता है। आप पे इल्जाम लग जाता है। दूसरी बात ये कि बहुत ये जो शॉर्टकट्स हैं, लोग बहुत सारे काम करते हैं, इवन ये कि सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ रही थी लेकिन गुफ्तगू हम चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर हो तो कॉल पहले नहीं ले सके। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रुखसाना है। जी रुखसाना जी, आपका टॉपिक आज बहुत अच्छा है। आज आप खुद बहुत प्यारी लग रही हैं। आपके डेली मॉर्निंग शो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं। थैंक यू रुखसाना जी। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट हमारी लाइफ में, हमारे जो घर से सबसे पहले घर में सब मैं समझूंगी स्टार्ट होता है। अगर एक लड़की औरत अपने घर को अच्छा मैनेज कर रही है, चला रही है, सब कुछ करिए, तो जो उसकी तरक्की को पसंद नहीं करते वो हर तरह से शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे। पहले उसको बुरा कहेंगे और जो आपका सेकंड स्टेप तोहमत वाला आया फिर वो इसका सहारा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे रुखसाना जी? लेकिन ये तो चले हम करियर से रिलेटेड बात कर रहे थे, जिंदगी के हर पहलू में हम ऐसा लगता है कि शॉर्टकट्स को इनकरेज भी करते हैं। देखिए इसकी शुरुआत तो तब होती है जब रिश्ता देखने वाले आते हैं और ट्रे पे सजी हुई तमाम चीजों को आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये बेटी नहीं बनाई है, वो भी तो उसको आप झूठ बोलने का शॉर्टकट ही सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब देखिए उसी लड़की, बिल्कुल जब वो मैरिड होकर जिस रात लड़की अपने घर पहुंच जाती है, जो उसको लाइक नहीं करते, ऐसे बहुत से रिश्ते हैं, वो कहेंगे ये काम ठीक नहीं करती, ये इसने काम बाहर ठीक नहीं किया, इसको किस तरह से डाउन किया जाए, इसको हस्बैंड की नजरों में किस तरह से शॉर्टकट का सहारा लेकर डाउन हम करें। सही। तो ये चीजें मतलब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उल्टी दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, क्या आपको लगता है कि खवातीन का भी किरदार है कि वो अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को, अपने फादर्स को पुश करती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, एक मुआवजा करती हैं जिससे वो गलत प्रैक्टिसेस से या फिर रिश्वत के जरिए, शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं? जी जी, जाहिर है ये भी तो शॉर्टकट में ही आ गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना जी। ये टॉपिक मैं अपने एक्सपर्ट्स के सामने भी लेके आती हूँ। सलमा जी, खवातीन का किरदार मर्द हजरात को शॉर्टकट्स की तरफ रागिब करने के लिए 100% घर की खातिर साथ मिलते हैं, क्योंकि देखें एक मर्द ख्वाहिश जाहिर करता है। आप इस बात पे कहीं तो स्टैंड, जहाँ विसल ब्लोइंग की बात आ रही थी, घर की खातून विसल ब्लो कर सकती है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा होगा वहाँ पर ये बात करने के लिए। सलमा जी, हमारे यहाँ अक्सर खवातीन ये सोचती हैं पैसा आ रहा है ना, मुझे नहीं पता कहाँ से कमा के ला रहा है, जैसे मर्जी लेकर, फिर जिस वक्त नुकसान उठाता है तब उस वक्त तकलीफ होती है। मैंने कहा था आपको ये सब कुछ करने के लिए, भाई आप उसका खा तो रही हैं, लेकिन कभी किसी ने ये बात सोची है? हम अक्सर अपने बच्चों के लिए शिकायत करते हैं। मैंने यूएस में ये रहते हुए बात की थी अपनी बहन को, मैं कहा तुम यहाँ का पानी कुछ इस तरह का है कि बस बेहिस हो जाती है औलाद। हाँ। ये मेरा एक वो बन गया था, हर वक्त में बेहिस हो जाती है, ये पानी में कुछ है बेहिस हो जाती है। कहने का मतलब मेरा ये था कि आप क्या चीज बो रहे हैं, क्या काटेंगे, ये सोचे तो सही। जब आप वक्त नहीं दे सकते अपनी औलाद को, तो उससे बेहतरी की और इखलाक की किस तरह उम्मीद। इसी तरह जब आप कोई ऐसी खुराक अपने बच्चों के पेट में डाल रहे हैं जो हराम का जरिया है, तो आप किस तरह उससे बेहतरी की और नेकी की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन अपने आप को इस मामले से बिल्कुल डिटैच्ड कैसे खवातीन फील करती हैं? मतलब साहब, घर में पहले एक्स अमाउंट आ रहा था, सडनली अमाउंट राइज किया, चलें अगर आपने उसमें हिस्सा नहीं भी डाला, एक मर्द गलत शॉर्टकट की तरफ रागिब हो गया है, खातून का क्या किरदार हो सकता है उस वक्त? खातून का बहुत वाइटल रोल है, और खातून खाना ही अपनी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात या बच्चों की गैर ज़रूरी ख्वाहिशात, अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि कनात छोड़ दी है। अपनी हैसियत से ज़्यादा की हैसियत को जब आप इंस्पायर होंगे और उसकी तगदौ में रहेंगे, तो आप यकीनन गैर ज़रूरी मीन्स और नाजायज ज़राए इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदब्बिर साहब। मोहसिन सॉरी वी आर आउट ऑफ टाइम। सलमा जी बहुत शुक्रिया। और आप ये भी बात याद रखिए कि हमारी जो परचेजिंग पावर है, एक बात तो ये भी उसूली तय है कि हमारे इदारों को, हमारे हायर करने वालों को लोगों की बेसिक ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। हम जो मिनिमल वेज की बात करते हैं, क्या उसमें पॉसिबल भी है कि एक शख्स अपने बच्चों को पढ़ा भी सके, उनको अच्छी खुराक भी दे सके, और खुदा न खासा कोई बीमार पड़े तो इलाज मुआवजा भी करा सके? हमारी बेसिक ज़रूरियात भी कभी कभार हमें शॉर्टकट्स की तरफ रागिब करती हैं, क्योंकि हम अपने एंड्स मीट नहीं कर पा रहे होते। क्यों हमने जहन में सोच लिया है कि सिर्फ ये बेजा ख्वाहिश